नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। वेनेजुएला में हाल ही में जो हुआ वो घटना किसी को भी इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर सकती है। एक दौर था, प्राचीन दौर, जब शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर राज्यों पर आक्रमण करके उनके राजा को बंदी बना लेते थे, संसाधनों और सत्ता पर कब्जा कर लेते थे। वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले के बाद सवाल बन रहा है, क्या वो युग वापस आ रहा है? क्या अब 21वीं सदी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मानसिकता से चलेगी? वेनेजुएला की स्थिति केवल एक देश की कहानी नहीं है, यहाँ से आगे कई देश इसका शिकार हो सकते हैं। वेनेजुएला में जो हुआ उसे देखकर चीन के सोशल मीडिया पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर जबरदस्त हलचल और चर्चा देखने को मिल रही है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने बैकयार्ड इलाके के किसी देश के नेता को पकड़ सकता है तो चीन ऐसा क्यों नहीं कर सकता? चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपना हिस्सा मानती है। चीन ने साफ कहा है कि वो ताइवान को अपने में मिलाएगा, ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। ऐसे में सवाल बन जाता है, क्या आगे ऐसा ही होगा या ऐसा ही चलेगा? हथियारों की एक होड़ शुरू हो जाएगी, कमज़ोर देश अपनी अपनी रक्षा को हथियार खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। और क्या भारत भी अपने पड़ोसी देशों में किसी के साथ ऐसा कर सकता है? कई सारे सवाल है, जानेंगे विस्तार से एक एक करके। एक दौर था जब भारत भी दूसरे देश में ऐसे मिशन को अंजाम देता था, दुनिया ने उसका लोहा भी माना था। फिलहाल वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नज़र अब 5 देशों पर है, और आने वाले वक्त में अगर अमेरिकी सेना इन 5 देशों में भी घुस जाए तो उसके राष्ट्रपति को पकड़ ले तो उन देशों पर अमेरिकी कब्जे का ऐलान कर दे तो किसी को कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप के पास इन 5 देशों पर कब्जे का पूरा प्लान मानो तैयार है। वेनेजुएला में तेल पर पकड़ और अब ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य विकल्प की बात यह संकेत दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक मंच पर अमेरिका की ताकत को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश में जुटे हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी आलोचना क्यों ना झेलनी पड़े या बेशर्मी झेलनी पड़े। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप अगर किसी एक देश पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहते हैं तो वो है फिलहाल ग्रीनलैंड। वेनेजुएला पर हमले के करीब 2 हफ्ते पहले 22 दिसंबर 2025 को ट्रंप ने साफ कहा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है और वो इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। वेनेजुएला पर कब्जे के तुरंत बाद ट्रंप के करीबी नेता और ट्रंप प्रशासन में डिप्टी ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने 3 जनवरी की रात को ही एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे के नक्शे के रंग में रंगा था और अंग्रेजी में साफ लिखा था, जल्दी। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने कैटी मिलर की इस पोस्ट को अपमानजनक बताया था, लेकिन अगले दिन यानी 4 जनवरी को जब ट्रंप एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर 22 दिसंबर वाली बात दोहराई और कहा कि यूरोपीय संघ को ये पता है कि सुरक्षा की वजह से अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए, यानी कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए कभी भी अपनी फोर्स भेज सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के हिस्से में है और उसे हासिल करने के लिए ट्रंप को डेनमार्क से सीधे भिड़ना होगा। बाकी इस बातचीत के दौरान ट्रंप से उनके एयरफोर्स 1 में एक और सवाल हुआ था कि क्या अमेरिका कोलंबिया पर कोई मिलिट्री एक्शन की प्लानिंग कर सकता है, तो ट्रंप ने जवाब दिया था, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। इससे जाहिर है कि ट्रंप के अगले निशाने पर कोलंबिया तो है ही, जिसके लिए वो पहले ही कह चुके हैं कि वेनेजुएला और कोलंबिया बेहद गंभीर है। एक बीमार आदमी कोकीन बनाना पसंद करता है, उसे वो अमेरिका को बेचता रहता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अब ये लंबा चलने वाला नहीं है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो इस जुबानी हमले के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर असली वाला हमला करके उसके राष्ट्रपति मादुरो को अपने घर से उठवा लिया और अमेरिका ले गए। ऐसे में अगला निशाना तो अब कोलंबिया ही दिख रहा है। बाकी ट्रंप का दूसरा निशाना क्यूबा भी है, जिसे लेकर ट्रंप ने खुली धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि क्यूबा बर्बाद होने को तैयार है, अब उसके पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। क्यूबा की सारी आमदनी वेनेजुएला से मिलने वाले तेल की वजह से होती थी, अब वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे में अब क्यूबा में अमेरिकी सेना की दखल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। यानी अभी ट्रंप क्यूबा की बर्बादी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर क्यूबा वाकई वेनेजुएला की वजह से खुद बर्बाद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ट्रंप उसे बर्बाद कर देंगे और ये उनकी ध्वनि में साफ साफ पढ़ा जा सकता है। बाकी तो एक और भी देश है जो सीधे तौर पर ट्रंप के निशाने पर है, वो देश है मैक्सिको, जो अपनी ड्रग्स कार्टेल के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। ट्रंप ने कहा है कि अगर मैक्सिको के जरिए ड्रग्स कार्टेल अमेरिका में ड्रग्स भेजता है तो फिर वाशिंगटन भी एक्शन ले सकता है।
मतलब साफ है कि ट्रंप की नज़र फिलहाल कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको पर है, जहां वो कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इन देशों पर हमला करने की अपनी वाजिब वजह वो लोग बता रहे हैं। लेकिन इन 3 देशों के अलावा 2 देश और भी है जहां ट्रंप की नज़रें टेढ़ी है। अगर ट्रंप उन 2 जगह भी हमला करने की हिमाकत करते हैं तो शायद दुनिया में ऐसा बहुत कुछ बदल जाएगा जो शायद अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। ट्रंप की नज़र ईरान में चल रहे प्रदर्शनों पर है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। 36 से 38 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। ईरान इन प्रदर्शनों को लेकर सख्ती से कुचल रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि हम बेहद नज़दीक से इसे देख रहे हैं। अगर तेहरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। स्वाभाविक है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ जंग करे तो फिर ईरान को मध्य पूर्व एशिया के देशों का साथ मिलेगा, चीन और रूस का साथ मिलेगा, जबकि अमेरिका का साथ इजराइल और दूसरे देश आएंगे। फिर वो जंग होगी, वो महज ईरान और अमेरिका के बीच ना होकर दुनिया के उन तमाम देशों के बीच होगी जिन्होंने अपने अपने पाले चुने हुए हैं। अब चिंता इस बात को लेकर है कि चीन भी इस तरह की कार्रवाई को उदाहरण बनाकर अपने विरोधियों के खिलाफ कदम उठा सकता है। खास तौर पर ताइवान को लेकर आशंका बढ़ चली है, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, जिस पर वो कई बार हमला करने की धमकी भी दे चुका है। अगर भारत की बात करें तो भारत शायद ही अपने किसी पड़ोसी देश के साथ ऐसा करे, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक भावनाएं अलग है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिका ने जो अब किया, भारत 1988 में मालदीव में ऐसा कर चुका है, लेकिन सत्ता हड़पने को नहीं, सत्ता बचाने को। तब भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। मालदीव 3 नवंबर 1988 को मीठी नींद में सो रहा था, तभी अचानक बंदूक और गोलियों की आवाज़ से राजधानी माले सिटी की गलियां सिहर उठी थी। सड़कों पर अचानक से बंदूक लिए लोग माले की गलियों में घूमने लगे थे। लूटपाट और चीखने की आवाज़ें दहशत फैला रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से ये हाईटेक वेपन्स लेकर लोग मालदीव पर कब्जा करने आ गए। दहशत ऐसी फैली कि वहाँ का मोमुन अब्दुल गयूम राष्ट्रपति भवन के छोटे कमरे में छिपकर दुनिया के कोने कोने तक फ़ोन कॉल पर मदद मांग रहा था। बताया जाता है मोमुन अब्दुल गयूम के खिलाफ ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। उसने ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका, सिंगापुर, यहाँ तक कि पाकिस्तान सबसे मदद मांगी, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को कमज़ोर बताते मदद करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा ही जवाब मालदीव को सिंगापुर से भी सुनने को मिलता है। फिर वो अगला फ़ोन मालदीव से अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है, लेकिन अमेरिका कहता है कि उसका सबसे नज़दीक मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया में है, जो मालदीव से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में मदद आने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तब अब्दुल गयूम ने भारत से मदद मांगी। ये मैसेज भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास आया था, जिसमें गुहार लगाई गई थी मदद की। ये वो दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनके आदेश पर पड़ोसी देश की रक्षा के लिए भारत ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। ये मिशन था ऑपरेशन कैक्टस, जिसने न केवल इंडियन ओशन में भारत की ताकत को साबित किया, बल्कि भारत की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री से पूरी दुनिया को भी अचंभित कर दिया था। मैसेज मिलते ही इंडियन एयरफोर्स के एलिवेशन सेकंड 76 एयरक्राफ्ट ने 6ठी बटालियन ऑफ द पैरासूट रेजिमेंट और 17वीं पैरासूट फील्ड रेजिमेंट के साथ आगरा एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। इस विमान ने नॉन स्टॉप उड़ते हुए 2000 किलोमीटर की यात्रा की। अभी इंडियन प्लेन आधे ही रास्ते में पहुंचा था कि संभावना जताई जा रही थी कि ज़्यादा विद्रोही माले आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। हालांकि भारत ने ऑपरेशन कैक्टस की जानकारी अभी गोपनीय रखी थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी कुछ नहीं पता था कि भारत मालदीव की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जानकारी तब लीक हो गई जब एक ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट सेकंड 76 एयरक्राफ्ट के करीब से गुजरी। इसके कुछ मिनट बाद ही बीबीसी के जरिए दुनिया जान गई कि भारत मालदीव की मदद के लिए निकल पड़ा है। माले में घुसते ही इंडियन सोल्जर्स जगह जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़े। कुछ जगह पर पैराट्रूपर्स का सामना आतंकवादी से हुआ। दोनों ही पक्षों में लड़ाई हुई, लेकिन इसमें जीत इंडियन आर्मी की हुई, जो माले के इलाकों को सुरक्षित करते आगे बढ़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वहां के राष्ट्रपति को सुरक्षित करने की थी। इस काम के लिए भेजी गई टीम को जल्द ही कामयाबी भी हाथ लगी, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचे। वहां से रात के 2 बजे उसे सेफ हाउस पहुंचा दिया, जहां प्रेसिडेंट को छुपाया गया था। यहां से राष्ट्रपति गयूम को रेस्क्यू करके उन्हें इस मुश्किल घड़ी में भारत ले जाने की बात चल पड़ी, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर तक पहुंचा दिया। भारतीय सेना के अदम्य साहस को दुनिया भर ने देखा। ये पहली बार था जब भारत ने दूसरे देश में ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसे करने से कई देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने इसे महान काम बताया। वहीं ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने थैंक गॉड फॉर इंडिया भी कहा था। भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल
एक देश के राष्ट्रपति को बचाने में लगा था, जबकि अमेरिका गिरफ्तार करने में लगा रहा है। आगे जो भी हो, आने वाला वक्त कमज़ोर सत्ताओं की गुलामी की तरह बन जाएगा।